नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में अजीब खेला चल रहा है। एक ऐसा खेला जिसमें एक ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, यूं कहे दो उप मुख्यमंत्री, लेकिन एक कुछ ज्यादा ही अलग लाइन लेते हुए दिख रहे हैं। आला कमान के ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां तक कहते पाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव तक के लिए है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें बनाए हुए है। अब सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव विपक्षी नेता होने के नाते जो बात कह रहे हैं उसे बहुत गंभीरता से लिया जाए या सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं उसे गंभीरता से लिया जाए। दोनों बयान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अकेला साबित कर रहे हैं। अब योगी जी उत्तर प्रदेश के तकरीबन 7.5 सालों से मुख्यमंत्री हैं और तमाम ऐसे बयान वो अभी नहीं पहले से देते रहे हैं। उनके बयानों को आप देखें, मई जून में शिमला बना देंगे। उनके बयानों को देखें, मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफियाओं को। उनके बयानों को देखें तो बुलडोजर जस्टिस सिस्टम को इंडोर्स करने वाला बयान वो पहले देते रहे और उनकी सरकार के द्वारा बुलडोजर जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट भी किया जाता रहा। लेकिन अब जो बयान है, अब इस बयान को लेकर बटोगे तो कटोगे वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बवाल शुरू हो गया। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की जो लाइन है क्या उनकी अपनी लाइन है? वैसे आपको याद दिला दूं, योगी आदित्यनाथ ने 18 मई 2024 को कहा था कि 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है और वो हिम्मत है उन लोगों के पास। तो आज मैं 16 नवंबर को आपसे मुखातिब हूं, 2 दिन और देख लीजिए। योगी जी वादे पूरा करते हैं, नजर रखिए पीओके 2 दिन के अंदर आपके पास आता है या नहीं, भारत का हिस्सा औपचारिक रूप से भारत का तिरंगा वहां लहराता है या नहीं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के भी विश्वसनीयता का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ 6 महीने में पीओके को लाने की बात करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मई जून में शिमला बना देने की बात करते हैं, उन योगी आदित्यनाथ को उन्हीं की कैबिनेट में उन्हीं की कृपा से हारा हुआ व्यक्ति जो डिप्टी सीएम बना बैठा है वो ये कहते हुए नजर आया कि उस बयान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्या है आखिर? एक है तो सेफ है, ये प्रधानमंत्री का बयान है, उससे केशव प्रसाद मौर्य अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान से वो अलग हो रहे हैं। अब ये बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है क्या है? जो लोग 8वीं 9वीं क्लास तक भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं, गणित पढ़े हैं, उन्हें पता है कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए मैथ में फॉर्मूले अपनाए जाते हैं। तो एक है तो सेफ है इज इक्वल टू बटेंगे तो कटेंगे, मतलब तो एक ही निकलता है। फिर एक बयान का समर्थन और दूसरे बयान से कन्नी, आखिर है क्या? नरेंद्र मोदी से प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी, और योगी आदित्यनाथ से दूरी, ये जताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या उत्तर प्रदेश के कथित ठाकुरवाद को केशव प्रसाद मौर्य ने उसे दिल्ली तक जिस प्रकार से पहुंचाने की अपनी तरफ से कोशिशें की, क्या अब उसे क्लाइमेक्स तक वो पहुंचाना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, संघ प्रमुख भी उसी से मिलता जुलता बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री तो दे ही रहे हैं। और इन सब बयानों के बीच में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये अब बहुत ज्यादा लोगों की समझ से परे नहीं रहने वाला है, खासकर 23 नवंबर के बाद। यह कहने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े पोस्टर बॉय कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। और बहुत साफ गोई के साथ कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से भी बड़े पोस्टर बॉय हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। उनसे ज्यादा डिमांड नरेंद्र मोदी की सभाओं से ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की सभाओं की हो रही है। आप महाराष्ट्र में देखें, खाली कुर्सियों की खबर ज्यादातर नरेंद्र मोदी की सभाओं से आई है, न कि योगी आदित्यनाथ की सभाओं से।
और इस तरह जो परिस्थितियां बन रही है उसमें केशव प्रसाद मौर्य क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कायदे से तो राजनीतिक तौर पर अमित शाह को असुरक्षित होना चाहिए कि अब योगी आदित्यनाथ मोदी से भी ऊपर होते जा रहे हैं, तो बीच में वो कहां आते हैं? सवाल भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का है, सवाल उत्तर प्रदेश के पीडीए का है, सवाल जाति जनगणना का है, सवाल कमंडल बनाम मंडल के विमर्श का है, और सवाल उस मुद्दे का है जिस मुद्दे के आश्रय भारतीय जनता पार्टी 2017 में तो आई उत्तर प्रदेश की सत्ता में, लेकिन जिन लोगों ने सत्ता में लाने में अपनी महती भूमिका निभाई उन लोगों की जगह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल राबड़ी देवी की तरह बिना जिंदगी में कोई चुनाव लड़े सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ ने 20 साल संसद में गुजारने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन विधायक दल के अंदर एक तबके को यह लगता है कि मुख्यमंत्री पद तो पिछड़ों का होना चाहिए, और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक तबके को लगता है कि मुख्यमंत्री पद तो पिछड़ों का होना चाहिए, वरना 2027 में मामला बिगड़ सकता है। अब सवाल यह है कि जब राजनीति अगड़ा बनाम पिछड़ा पर आ गई तो क्या योगी आदित्यनाथ भी जाति के खांचे में फिट कर दिए गए? और जाति के खांचे में योगी आदित्यनाथ को फिट करने की जो कवायद है, यह विपक्ष के द्वारा ज्यादा हुआ या केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के द्वारा किसी कथित इशारे पर ज्यादा हुआ? यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे का नारा योगी आदित्यनाथ का खुद का नारा नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बयान को देखे, उनके नारों को देखे तो उससे मिलता जुलता नारा है। तो तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से अदावत, ये दोनों कैसे चलेगी? ये चलेगा कैसे आखिर? नरेंद्र मोदी के बयान से मोहब्बत और योगी आदित्यनाथ के बयान से अदावत, जबकि दोनों का लब्बो लुआब एक ही है। दरअसल इसके पीछे और कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा वो सत्ता संघर्ष है, जिस सत्ता संघर्ष की बुनियाद 4 जून के चुनावी नतीजे के बाद पड़नी ही थी। यूपी में भी, देश में भी। हरियाणा के चुनाव ने थोड़े दिनों के लिए इस पर ब्रेक लगाया, लेकिन क्या महाराष्ट्र और झारखंड के बाद यह ब्रेक लगा रहेगा? बड़ा सवाल है। और सवाल और बड़ा तब होता जा रहा है जब राहुल गांधी लगातार पिछड़े वर्ग, ओबीसी, जाति जनगणना, इन सब की पिच पर भारतीय जनता पार्टी को इस कदर घेरते जा रहे हैं कि व्यक्ति नहीं मुद्दा प्रभावी होता जा रहा है पिछड़े वर्गों में। और फिर जब मुद्दा प्रभावी हो जाता है तब तो भारतीय जनता पार्टी को अपने हिंदुत्व के नारे के सहारे बम बम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का नारा इस मुद्दे के दौर में इतने बड़े प्रचार तंत्र के बावजूद पिछड़ता हुआ क्यों दिख रहा है? दरअसल बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता जिस ढंग से आई, जो पोल प्रॉमिसेस थे, जो चुनावी वादे थे, वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सत्ता जिस ढंग से आई, उसके बाद जो पोल प्रॉमिसेस थे वो बहुत कुछ पूरे नहीं हुए, और अंततः समाज के एक बड़े सेक्शन में ये बात घर करती चली गई कि ये चुनावी हिंदुत्व के नाम पर अगड़ों की सरकार है। और जब ये बात घर करती चली गई, उसके बाद जो दूसरी परिस्थिति पैदा हुई, उन दूसरी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी बैसाखियों के सहारे सत्ता बनाने की स्थिति में आ गए। जब वो बैसाखियों के सहारे सत्ता बनाने की स्थिति में आ गए तो बैसाखियां भी कहीं ना कहीं बटोगे तो कटोगे वाली सियासत का समर्थन नहीं करती, एक है तो सेफ है वाले नारे से इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कहीं इत्तेफाक रखते हैं, कहीं ना इत्तेफाकी रखते हैं। और दरअसल इसका सीधा मतलब यह है कि जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, महाराष्ट्र चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ ज्यादा दिनों तक नहीं दिखते। केशव प्रसाद मौर्य जहां भी स्कोर करने की कोशिश करते हैं। इलाहाबाद में, प्रयागराज में छात्रों का जो आंदोलन हुआ आरओ, एआरओ और पीसीएस भर्ती को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर, उसके शिफ्ट को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उसके बाद जिस प्रकार से राज्य सरकार कुछ मामलों में उस मुद्दे को लेकर झुकती हुई नजर आई, और उसके बाद आंदोलन को समाप्त कराने की दिशा में पहल होनी शुरू हुई, तब केशव प्रसाद मौर्य ने एक नया बयान दे दिया।
तब उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता था कि छात्रों का मुद्दा सुना जाए और आंदोलन खत्म हो। केंद्रीय नेतृत्व चाहता था तो यह आंदोलन क्यों हुआ? और केंद्रीय नेतृत्व का जिक्र करते हुए क्या वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं? आखिर कोई डिप्टी सीएम अपने चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो चीफ मिनिस्टर कामयाब हो या नाकामयाब हो, कैबिनेट में रहकर सरकार का विरोध कैसे हो सकता है? तमाम उदाहरण इस देश में भरे पड़े हैं कि कैबिनेट से दूर जाकर इस्तीफा देकर सरकार की नीतियों का विरोध हुआ है। इसी भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों के विरोध में जाकर कुछ मुद्दों पर असहमति दिखाकर मदन लाल खुराना ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि कैबिनेट में भी रहेंगे और योगी आदित्यनाथ की ही कैबिनेट में रहेंगे, मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ रहेंगे और योगी आदित्यनाथ के फैसले का क्रेडिट, उनकी सरकार के द्वारा की गई पहल का क्रेडिट केंद्रीय नेतृत्व को भी देते रहेंगे। दरअसल इस पूरे खेल को योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं और इस पूरे खेल को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। खेल को समझने के दौर में कौन कितना आगे बढ़ता है, इंतजार इसका किया जा रहा है। और उन सब से बढ़कर सबको इंतजार है उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के हो रहे विधानसभा उपचुनाव का, कि आखिर इस उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। उपचुनाव का ऊंट अगर योगी आदित्यनाथ के मन मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के दाग को धोने की स्थिति में आता है, तब तो तय मानिए कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का बोलना कम हो जाएगा। लेकिन यदि लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव का नतीजा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक की तरह आता है, एक झटके की तरह आता है, तब यह भी तय है कि जो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में रहते हुए उनके निर्णय से, उनके द्वारा कही गई बातों से असहमति जता रहे हैं, उस असहमति के स्वर में और ज्यादा दोगुनी तिगुनी चौगुनी रफ्तार से बयानों का सिलसिला शुरू होगा। आपने देखा कि जो घटना झांसी में हुई है, एक डिप्टी सीएम को वहां जाना था और वहां चूना लगाया जा रहा था, चूना डलवाया जा रहा था जमीन पर, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के सिस्टम को चूना लगा रहे हैं और उस सिस्टम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को भी कैबिनेट में रहकर राजनीतिक तौर पर चूना लगाने की जो कोशिश हो रही है, उनके बयानों से अपने आप को अलग करके, तो इसे क्या माना जाए? पंकजा मुंडे की अपनी राजनीति है महाराष्ट्र की, वो कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य की कौन सी राजनीति उसमें है? एक ही राजनीति है। राजनीति यही है कि अखिलेश यादव का पिछड़ावाद और पीडीए जितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा, उतनी मजबूती से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दरबार को यह कहने की स्थिति में होंगे कि मौजूदा नेतृत्व के साथ विधानसभा चुनाव जीतना बेहद मुश्किल या असंभव होता जा रहा है। इसी बात का वो इंतजार कर रहे हैं। बयानों के माध्यम से अभी तेल देखो, तेल की धार देखो वाली कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है। देखते जाइए 23 नवंबर के बाद इसकी धार कुंद पड़ती है या धार और तेज होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।